हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। तो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। देखिए, इस चैप्टर के अंदर दो चीजें आ जाती हैं। सबसे पहला है आपका ब्लड, है ना। दूसरी चीज जो आएगी वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो पहला सर्कुलर सिस्टम यानी ब्लड, दूसरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी हार्ट और ब्लड वेसल्स, और ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो आप ये चीज समझ सकते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें दो चीजें कवर करनी है। सबसे पहला होगा आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और दूसरा होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। ये दोनों चैप्टर के मिश्रण से हम कह सकते हैं कि एक नया चैप्टर बनता है जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि नाम है उसी तरीके से शुरू करते हैं। बॉडी फ्लूइड्स यानी कि ब्लड से शुरुआत हम करने वाले हैं इस चैप्टर की। सबसे पहली बात कि ये जो ब्लड होता है ये होता क्या है, क्यों होता है, क्या काम है इसका, किस चीजों से मिलकर ये बनता है। हम सब जानते हैं कि जो ब्लड है बॉडी का पहला और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा फ्लूइड मीडियम जिसकी मदद से काफी चीजें एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने का काम करती है। ठीक है, पहली बात अगर हम बात करें कि ये जो ब्लड है इट इज अ टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है ये? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू तो है ही, है ना। क्यों कहा गया है इसको स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू? देखिए, जब आपको टिश्यू चैप्टर पढ़ाया जाता है उस टाइम पर आपको ये चीज समझाई जाती है कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है दैट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट, या फिर मैं कहूँ सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है बॉडी में, है ना। अब आप ब्लड ले लीजिए। ब्लड की अगर आप बात करें, हर एक पार्ट में ब्लड होता है। हर एक पार्ट में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर ब्लड ना हो, एक्सेप्ट हेयर्स एंड नेल्स। ठीक है, इन दोनों चीजों को जगह को छोड़कर हर जगह पर ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि आखिर ये बनता कैसे है। देखिए, ब्लड के अंदर दो चीजें होती हैं, वो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन इस ब्लड का जो सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो है तीन चीजें, इधर से उधर लेकर जाना, सर्कुलेट करना। जो सबसे पहली चीज है, सबसे ज्यादा जो सर्कुलेट होती है, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ साथ हॉर्मोन्स, ऑक्सीजन, हॉर्मोन्स एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपके सेल्स, आपके टिश्यूज, आपके ऑर्गन्स के थ्रू हार्ट से कैसे पहुंचते हैं? थ्रू दिस ब्लड, क्योंकि ब्लड एक कैरियर की तरह भी काम करता है इन तीनों चीजों के। चलिए शुरुआत करते हैं। ब्लड इज अ बॉडीज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, या फिर आप कह सकते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, एंड इज फॉर्म्स अ वाइटल पार्ट ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। वाइटल यानी आप कह सकते हैं इसी से तो मिलकर बना है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। चलिए, इट्स मेन फंक्शन इज टू सर्कुलेट, वही चीज आएंगी जो मैं लिख चुकी हूँ ऑलरेडी। क्या क्या सर्कुलेट होता है? न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड मिनरल्स एंड अदर essential components to the other part of the body। हर एक बॉडी पार्ट में, चाहे वो कहीं भी हो, हार्ट से कितनी दूर हो, कितनी पास हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो ब्लड है ये हर जगह पहुंच जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ब्लड फ्लोज थ्रू अ स्पेसिफाइड सेट ऑफ पाथवेज जिनका नाम है ब्लड वेसल्स। कैसे होता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू, है ना। ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये कैरी करती हैं, क्योंकि जो ब्लड है आप कह सकते हैं कि वो सिर्फ इन पाथवेज के थ्रू ही जाएगा, है ना। ह्यूमन की अगर मैं बात करूं कि हमारे अंदर पाया जाता है कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम, कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बॉडी में ब्लड कहीं भी जाएगा वो इनके थ्रू ही जाएगा, वो वेसल्स के थ्रू ही जाएगा, वो ऐसे ही नहीं चला जाएगा। उसके लिए एक स्पेसिफिक रास्ता बना हुआ है कि आपको यहीं से जाना है ना। इधर से उधर आपको नहीं जाना है, भटकना नहीं, इन्हीं से जाना है, इन्हीं से वापस आ जाना। ठीक है, इसके बाद ब्लड हैज अबाउट 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड 55% ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ये बात आ गई है कॉम्पोजिशन की। बता चुकी हूं मैं ऑलरेडी कि दो चीजों से मिलकर बनता है। सबसे पहली चीज होगी
फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो कि 45% होते हैं। दूसरी चीज ब्लड प्लाज्मा जो बनाता है 55% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। A thin layer present होती है between RBCs and blood plasma जिसका नाम है बफी कोट। ठीक है, उनको सेपरेट कैसे करती है? ब्लड प्लाज्मा के अंदर ही आपका आरबीसी प्रेजेंट होगा, है ना। सारी चीजें एक ही जगह तो होंगी, लेकिन कुछ तो चीज चाहिए जो उनको सेपरेट करके रखता है, दैट इज नोन एज बफी कोट। थिन लेयर होती है बिटवीन आरबीसी एंड ब्लड प्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या क्या फंक्शंस हैं ब्लड के। सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन, क्या क्या? न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद रेगुलेशन। रेगुलेशन का क्या मतलब है कि बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इसके थ्रू रेगुलेट होती है। फॉर एग्जाम्पल फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस। ठीक है, क्योंकि ये तो खुद ही एक फ्लूइड है ना। अब ये जो खुद ही एक फ्लूइड है तो ये बाकी के फ्लूइड्स का जो बैलेंस होता है, जितना अमाउंट जिसका होना चाहिए उतना ही रहेगा थ्रू दिस ब्लड। इसी के साथ साथ प्रोटेक्शन, आपके जो ऑर्गन्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये ब्लड। ठीक है, तो प्रोटेक्शन हो गया टू ऑर्गन्स, है ना। और चलिए, तो ये हैं इनके फंक्शंस। इसके बाद बात करते हैं कि क्या क्या कॉम्पोजिशंस हैं ब्लड के। दो तरह के होते हैं। सबसे पहला होगा फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो कि 45% होता है। दूसरा होगा ब्लड प्लाज्मा जो कि 55% होता है। ठीक है, अब ये जो ब्लड प्लाज्मा है इसके अंदर भी दो चीजें आती हैं। सबसे पहला है वाटर, सबसे ज्यादा अमाउंट पाया जाता है पानी का ब्लड प्लाज्मा में, कितना? 91.5%। ठीक है, वाटर जिसका अमाउंट होगा 91.5%। और वहीं पर जो दूसरी चीजें होती हैं, वाटर एक्ट एज अ सोलवेंट, तो बाकी चीजें सोल्यूट होती हैं। हम यहाँ सोल्यूट लिख देते हैं। सोल्यूट में कितना अमाउंट होगा? दैट इज अराउंड 8.5%। ठीक है, इसी के साथ बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के, जिसमें आरबीसी होंगे, डब्ल्यूबीसी भी होंगे, और तीसरी चीज प्लेटलेट्स होंगे। ये है आपके कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, और इसी चीज के बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ब्लड प्लाज्मा की। ब्लड प्लाज्मा सबसे ज्यादा पाया जाता है, अराउंड 55%। ठीक है, 55% ब्लड प्लाज्मा ही होता है ब्लड में, जिसके अंदर 91.5% वाटर होगा, बाकी का जितना भी बचा वो सोल्यूट होता है। चलिए, द ब्लड प्लाज्मा हैज अबाउट 91.5% वाटर एंड 8.5% ऑफ सोल्यूट, क्योंकि वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट हर जगह। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ द सोल्यूट इन ब्लड प्लाज्मा आर प्रोटीन्स, यानी कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर मोस्टली जो सोल्यूट पाए जाते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, अब ये प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं इन्हीं के बारे में हमें बात करनी है, क्या इनका फंक्शन है, क्या इनका रोल है। द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड प्लाज्मा आर, क्या क्या? सबसे पहला वाटर जो कि लिक्विड पार्ट होता है, सॉल्वेंट पार्ट होता है ना। और क्या क्या काम करेगा? ये काम करता है एज अ सस्पेंडिंग मीडियम। किसकी तरह काम करेगा? सस्पेंडिंग मीडियम की तरह। इसी के साथ साथ जो दूसरी चीज प्रेजेंट होगी दैट विल बी प्रोटीन्स, लेकिन जो प्रोटीन्स का अमाउंट होगा वो होगा अराउंड 7%। तो बाकी का 1.5% क्या हुआ, आगे मैं बताऊंगी कि वो क्या होता है। ठीक है, प्रोटीन्स कितने होते हैं? अराउंड 7.5%। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनके पास दे एक्सर्ट कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, colloidal osmotic pressure which helps maintain the water balance between the blood and tissues, जिसका काम होता है, यही तो मैंने बताया था, रेगुलेशन। यही तो चीज है ना, रेगुलेशन। यही तो वो चीज है जो मैंने आपको बताई थी, फंक्शन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये किसकी तरह काम करेगा? ये एक्सर्ट करता है कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसकी मदद से जो वाटर बैलेंस है वो बना रहेगा बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि कौन कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो 3 प्रोटीन्स वहां पर पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स एंड फाइब्रिनोजन। तीनों के तीनों लिवर में बनते हैं। ठीक है, तीनों लिवर में बनेंगे और काम अलग अलग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले की अगर मैं बात करूं एल्ब्यूमिन की,
लीवर में बनेगा। प्रोड्यूस बाय लीवर एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स फॉर सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स। ठीक है, काम याद रखना है आपको। अब ये जो एल्ब्यूमिन है ना, ये क्या काम करता है कि ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो स्टेरॉइड हार्मोन को पहुंचाने का काम करती है। जो प्रोटीन्स होते हैं वो स्टेरॉइड हार्मोन्स के पास कैसे जाएंगे? थ्रू दिस एल्ब्यूमिन। ठीक है, इसी के साथ साथ दूसरी चीज जो प्रेजेंट होगी दैट विल बी ग्लोब्यूलिन। ये भी लीवर में बनेगा और ये काम करता है एज अ डिफेंस मैकेनिज्म बनाने का। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करने का जो काम करेगा दैट विल बी ग्लोबुलिन। और इसी के साथ साथ जो तीसरी चीज प्रेजेंट होगी दैट विल बी फाइब्रिनोजेन। कहां बनेगा? लीवर में। काम क्या होगा? ब्लड फ्लो का। तीसरे का काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइब्रिनोजेन। ये एक ऐसा ब्लड फ्लो फैक्टर है, सबसे पहला आप कह सकते हैं इट इज ब्लड फ्लोटिंग फैक्टर जिसका नंबर है 1। ठीक है, अब ये जो ब्लड फ्लोटिंग फैक्टर है फाइब्रिनोजेन, यही आगे चलकर ब्लड फ्लोट बना लेगा, है ना, वो आगे की बात है। अभी इतना याद रखिएगा कि 3 प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, तीनों लिवर में बनेंगे, काम अलग अलग होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर एक नाम आता है जिसका नाम है सीरम। सीरम ये क्या होता है? देखिए, ये जो सीरम है ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि प्लाज्मा ही है, लेकिन इस प्लाज्मा के अंदर कोई भी फ्लोटिंग फैक्टर नहीं होता है ना, कोई भी फ्लोटिंग फैक्टर नहीं होता है। अब प्लाज्मा में फ्लोटिंग फैक्टर क्या होगा? फाइब्रिनोजन। अब अगर किसी प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजन प्रेजेंट नहीं होगा दैट इज कॉल्ड सीरम। तो आप कह सकते हैं प्लाज्मा विदाउट फ्लोटिंग फैक्टर, ठीक है, दैट इज सीरम। तो आप अगर इस भाषा में कहेंगे तब भी ठीक है, और अगर आप ऐसे बोलेंगे कि प्लाज्मा विच कंटेन बोथ एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन बट नॉट फाइब्रिनोजन इज कॉल्ड सीरम। ठीक है, इसके बाद ये जो 1.5% बचा हुआ है सोल्यूट, उसमें आएंगी हमारी दूसरी चीजें, अदर सब्सटेंसेस। क्या क्या होते हैं? अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, गैसेस हो सकती है, रेगुलेटरी सब्सटेंसेस हो सकते हैं, इसी के साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलाकर बन जाता है आपका प्लाज्मा, है ना। तो यहाँ पर प्लाज्मा खत्म हो। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फॉर्म्ड एलिमेंट की सबसे पहली चीज दैट इज आरबीसी यानी इराइथ्रोसाइट। इराइथ्रोसाइट इसको क्यों बोला गया है? क्योंकि इराइथ्रो का मतलब होता है कि एक हार्मोन है जिसका नाम है इराइथ्रोपोइटिन। इराइथ्रोपोइटिन ये हार्मोन रिलीज होता है किडनी से, काम करता है बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो को स्टिमुलेशन देता है जिसकी मदद से आरबीसी का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दैट इज, और इसी वजह से हम इसको इराइथ्रोसाइट भी बोलते हैं, है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो आरबीसी है इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, दे डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस। ये पहली ऐसी सेल्स हैं जिनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, पहली ऐसी सेल है जिनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं आरबीसीज आर बाइकॉन्केव सेल्स विदाउट न्यूक्लियस। बाइकॉन्केव इनका स्ट्रक्चर होता है नॉर्मली, बाइकॉन्केव नॉर्मल पर्सन की आरबीसी का स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है। ठीक है, आरबीसी कंटेन द आयरन रिच पिगमेंट जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड है उसका कलर रेड हो जाता है। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन है वो है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। ठीक है, और ये कलर पिगमेंट की तरह भी होता है जिसकी वजह से, जिसकी मदद से जो ब्लड है उसका कलर रेड होता है ना। इसी के साथ दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरोस। कहाँ बनते हैं? बोन मैरोस। और ये जो आरबीसी है इनका जो मेन काम होता है वो है ऑक्सीजन कैरी करना। ठीक है, ऑक्सीजन कैरी करना ये सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट काम इसी का है, आरबीसी का। सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है वो इसी की मदद से होता है, आरबीसी की। ठीक है, their main function is to transport oxygen from and to various tissues and organs। चलिए, तो इस तरीके से होती है आपकी ओवल शेप, बाइकॉन्केव शेप दिख रही है। बाय।
कॉनकेव शेप। ठीक है, एक चीज और लिख लीजिएगा कि इनका जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन वो होता है अप टू 120 डेज। ठीक है, इसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती है और फिर स्प्लीन में एंटर कर जाती है, जहां पर ये डिसइंटीग्रेट होने का काम करती है। ठीक है, और इसीलिए जो बोन मैरो है वो कॉन्टिन्यूसली अपना काम चालू ही रखते हैं आरबीसी बनाने का। ठीक है, ताकि बॉडी के अंदर कोई भी जो ब्लड है उसकी कमी ना होगा। चलो नेक्स्ट आते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स यानी ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट इसलिए बोला गया है क्योंकि इनके पास कोई भी कलर पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, दे आर डिवॉइड ऑफ हीमोग्लोबिन। चलो, दे आर कलरलेस बिकॉज इट इज डिवॉइड ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है कि नहीं तो कलर कहां से होगा, है ना, कलर कहां से होगा। दे कंट्रीब्यूट टू इम्यूनिटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म। वो तैयार करती हैं डिफेंस मैकेनिज्म। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये WBC आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, आपकी जो बॉडी है वो लड़ती कैसे, इन WBC की वजह से, व्हाइट ब्लड सेल्स की वजह से, ल्यूकोसाइट्स की वजह से। ठीक है, अब ये जो WBC है इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्रैन्युलोसाइट एंड ए ग्रैन्युलोसाइट। और ग्रैन्युलोसाइट आगे फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहला है न्यूट्रोफिल्स जिसका अमाउंट होता है अराउंड 60 to 65%। ठीक है, दूसरी जो सब टाइप है दैट इज बेसोफिल जिसका अमाउंट होता है 0.5 to 1%। और इसी के साथ जो तीसरी होती है दैट इज योसिनोफिल जिसका अमाउंट होता है अराउंड 2 to 3%। ये है ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट इनको बोला क्यों गया है, क्योंकि इनके पास प्रेजेंट होंगे ग्रैन्यूल्स। याद रखिएगा कि ग्रैन्यूल्स अलग होती हैं, न्यूक्लियस अलग है। ठीक है, ग्रैन्यूल्स अलग होंगे, न्यूक्लियस अलग होता है, तो इनको मिक्स अप मत करिएगा, गलत जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट जो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, लिम्फोसाइट जिनका अमाउंट होगा अराउंड 20 to 25%। दो पार्ट में होते हैं ये भी टी एंड बी लिम्फोसाइट। ठीक है, इसी के साथ मोनोसाइट जिसका अमाउंट होगा अराउंड 6 to 8%। अब एक एक करके हमें एक चीज ये सारी चीजें कवर करनी है, पढ़नी है। चलिए पहली शुरुआत करते हैं न्यूट्रोफिल से। क्या होते हैं न्यूट्रोफिल्स, देखिए इनका डायामीटर क्या याद रखनी है आपको, क्या क्या चीजें, पहले डायामीटर कितना होता है, लोब्यूल्स कितने हैं, है ना, और क्या कलर होता है, ये चीज आपको याद है। ग्रैन्यूल्स का कलर क्या होता है, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। न्यूट्रोफिल्स इनका जो डायमीटर होगा वो 10 to 12 माइक्रोमीटर होते हैं ये डायमीटर में। ठीक है, इनका जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं, 2 to 5 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। और इसी के साथ साथ जो ग्रैन्यूल्स होंगे उनका कलर क्या होता है, पेल लाइलैक कलर। ठीक है, पेल लाइलैक कलर। अब ये लाइलैक कलर क्या होता है, बहुत ही लाइट, आप कह सकते हैं वेरी लाइट पर्पल कलर जो होता है उसी को लाइलैक कलर बोला जाता है। ठीक है, लाइट पर्पल। तो इनका ग्रैन्यूल का कलर होगा पर्पल, बहुत ही लाइट पर्पल, जिसको हम लाइलैक बोलते हैं, पेल लाइलैक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं कि इनका जो फंक्शन है वो काम करते हैं एज आ डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया यानी फेगोसाइटोसिस शो करते हैं। ठीक है, फेगोसाइटिक इन नेचर होंगे, काम होगा कि ये जो बैक्टीरियाज होते हैं आपकी बॉडी के अंदर उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं ये न्यूट्रोफिल्स जिनका अमाउंट होता है 60 to 65% यानी WBC में ये सबसे ज्यादा होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं बेसोफिल जिनका डायमीटर होता है दैट इज अराउंड 8 to 10 माइक्रोमीटर। 8 to 10 माइक्रोमीटर। लोब्यूल्स कितने होंगे, यहाँ पर दो लोब्यूल होंगे। इसी के साथ साथ जो ग्रैन्यूल का कलर होता है वो डीप ब्लू होगा। ठीक है, डीप ब्लू होगा। काम की बात कर लेते हैं, फंक्शन है दे लाइट ब्रीथ, तीन चीजें रिलीज करते हैं, हिपैरिन, सेरोटोनिन एंड हिस्टामाइन। ठीक है, एलर्जी कंडीशन जब होती है, एलर्जी कंडीशन जब होती है तब यही तीनों चीजें रिलीज होती है। आपको किसी भी चीज से अगर एलर्जी है ना, तो ये तीनों चीजें रिलीज हो जाती है, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हिपैरिन। तीनों चीजें कहां से रिलीज होती हैं, आपके बेसोफिल्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं थर्ड इज इओसिनोफिल्स जिसका अमाउंट ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ 2 to 3%, 0.5 to 1%। यहाँ पर जो डायमीटर होगा सेम होगा एज इन न्यूट्रोफिल्स, 10 to 12 माइक्रोमीटर डायमीटर होगा।
2 से 3 लोब न्यूक्लियस पाए जाते हैं और जो ग्रैन्यूल का कलर होगा वो रेडिश ऑरेंज कलर का होगा। ठीक है, रेडिश ऑरेंज कलर का ग्रैन्यूल्स यहाँ पर पाया जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन इज दैट द कॉम्बैट द इफेक्ट ऑफ हिस्टामाइन, जो हिस्टामाइन का इफेक्ट होता है उसी के साथ मिलजुल कर ये काम करते हैं। ठीक है, तो दीज आर ग्रैन्युलोसाइट, है ना। मैं फिर से बता रही हूँ कि ग्रैन्यूल्स और न्यूक्लियस दोनों अलग अलग बातें होती हैं। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट का। सबसे पहला दैट इज लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के अंदर दो तरह के होंगे, एक स्मॉल दूसरे लार्ज। जो स्मॉल लिम्फोसाइट होते हैं उनका डायमीटर होता है अराउंड 6 माइक्रोमीटर। जो लार्ज लिम्फोसाइट होते हैं उनका डायमीटर होता है 10 to 14 माइक्रोमीटर। ठीक है, न्यूक्लियस हैज अ राउंड शेप एंड साइटोप्लाज्म लैक्स ग्रैन्यूल्स, तभी तो इनका नाम ए ग्रैन्युलोसाइट है ना, तभी तो इनका नाम ए ग्रैन्युलोसाइट। न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा लेकिन जो ग्रैन्यूल है वो एब्सेंट होते हैं। ग्रैन्यूल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे, सारी चीजें साइटोप्लाज्म में ही होती हैं, तो साइटोप्लाज्म लैक्स ग्रैन्यूल्स। और ये दो तरह के होते हैं, टी एंड बी लिम्फोसाइट। ठीक है, इनका अमाउंट होगा 20 to 25। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, फंक्शन की बात करते हैं। ये काम करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शंस होती हैं उनमें। ठीक है, उसी के साथ साथ जो इम्यून रिस्पॉन्सेस होती है उसको डेवलप करने में ये मदद करते हैं, क्योंकि आपको सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बी एंटी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, है ना। अगर आपने पढ़ा हो कभी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये सारी चीजें कहाँ आती है, लिम्फोसाइट के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं और लास्ट है दैट इज मोनोसाइट, जिसका जो डायमीटर होता है दैट इज अराउंड 12 to 20 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड न्यूक्लियस इज किडनी शेप। ये पहला ऐसा एक ग्रैन्युलोसाइट है, पहला ऐसा पार्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी है जिसका जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप का होगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से पाया जाता है और ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, काम सेम है एज इन न्यूट्रोफिल्स, ये काम करते हैं फेगोसाइटोसिस की तरह, यानी बैक्टीरिया एनगल्फ करने का काम करते हैं। ठीक है, बैक्टीरियाज को एनगल्फ करने का काम करते हैं ये जो आपके मोनोसाइट होते हैं। ठीक है, और इनका अमाउंट होगा 6 to 8%। किडनी शेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन भी चुका है कि बताइए किस, आप कह सकते हैं दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए मोनोसाइट में किस तरीके का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसकी शेप क्या होती है, किडनी शेप। और ये भी पूछा जा सकता है कि किडनी शेप न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि किस में। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस, आपके यहाँ भी प्रेजेंट होंगे, यहाँ भी प्रेजेंट होंगे, ग्रैन्यूल सिर्फ यहाँ प्रेजेंट होते हैं, यहाँ एब्सेंट होते हैं। ठीक है, मोनोसाइट की अगर मैं बात करूं, ये मोनोसाइट है, दिस इज योसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट एंड न्यूट्रोफिल। किडनी शेप यहाँ पर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट इज प्लेटेलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट। प्लेटेलेट यानी थ्रोम्बोसाइट, ये तीसरा पार्ट है फॉर्म्ड एलिमेंट का। इसके बाद आपका ये वाला जो पोर्शन है ये खत्म हो जाएगा और आज के वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं। प्लेटेलेट ये भी बोन मैरो में बनता है, कलर इनका भी रेड होता है ना, लेकिन ये काम करती है ब्लड फ्लोटिंग में। ये कोई भी चीज इधर से उधर ट्रांसफर नहीं करेंगे, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो है ब्लड फ्लो का। ठीक है, प्लेटलेट प्लग बनाने का, होमियोस्टेसिस मेंटेन करने का, ये काम होता है प्लेटलेट। टाइनी होती है, डिस्क शेप्ड होती है, टाइनी डिस्क शेप पीस ऑफ सेल दैट इज फाउंड इन द ब्लड एंड आल्सो इन स्प्लीन। कहां कहां मिलती हैं, ब्लड में और स्प्लीन में, दोनों जगह पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद दे हेल्प टू फॉर्म ब्लड क्लॉट टू स्लो स्टॉप ब्लीडिंग एंड टू हेल्प वुंड हील। वही चीज है, वही सेम बात है कि ब्लड क्लॉट बनेगा, क्यों बनता है, ताकि जो चोट है उसकी वजह से एक्सीड जो ब्लड है वो बॉडी से बाहर ना जाए। इसी के साथ यार अबाउट कितना इनका अमाउंट होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अराउंड 1.5 लाख यानी 1,50,000 के अराउंड इनका जो अमाउंट होता है ये नॉर्मल स्टेजेस। ठीक है, पर ml ऑफ ब्लड है 2 to 4 माइक्रोमीटर डायमीटर और जो इनका लाइफ स्पैन होता है वो 5 से
से 9 दिन के बीच में हो सकता है, यानी आप कह सकते हैं कि अराउंड 1 वीक। ठीक है, ये इनका लाइफ स्पैन होता है नॉर्मली। ये भी मरने के बाद चली जाती हैं स्प्लीन में। ठीक है, इसके बाद लैक्स न्यूक्लियस बट हैव वेसिकल्स। न्यूक्लियस एब्सेंट होगा लेकिन वेसिकल्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके बाद फंक्शन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। काम है इनका प्लेटलेट प्लग का इन होम्योस्टेसिस एंड रिलीजेस केमिकल्स दैट प्रमोट्स वास्कुलर स्पैज्म एंड ब्लड फ्लो। ये इसका मेन काम होता है। वही है जो चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ कि प्लेटलेट काम क्या करती है, कैसे काम करती है, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखने वाले हैं, और इससे आगे का चैप्टर हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप बने रहिएगा, क्योंकि डरने की है क्या बात जब फार्मेसी इंडिया लाइव है आपके साथ। थैंक यू एंड